स्टूडेंट्स, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो है 7 चैप्टर पढ़ लिए थे। अब हम जो है कुछ चैप्टर पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, यानी समष्टि अर्थशास्त्र के। और समष्टि अर्थशास्त्र में हम सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है राष्ट्रीय आय की अवधारणा। देखिए, राष्ट्रीय आय को इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो देखिए, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय की गणना क्यों की जाती है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि देश में सरकार की आय कितनी है और देश के लोगों की आय कितनी है। इसके आधार पर देश के विकास का पता लगता है कि वे देश का विकास हो रहा है, स्थिर अवस्था में है, या फिर देश की जो आर्थिक स्थिति पिछड़ रही है। ठीक है, तो इसीलिए अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय का जो एक महत्वपूर्ण योगदान होता है उस की स्थिति जानने के लिए कि वो देश विकसित श्रेणी में आता है या विकासशील में आता है या पिछड़े श्रेणी में आता है। राष्ट्रीय आय के आधार पर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो उस पर राष्ट्रीय आय का प्रभाव पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है या स्थिर रहता है। ठीक है, जनसंख्या बढ़ना किसी देश के लिए खराब नहीं है, लेकिन अगर जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ अगर उस देश की राष्ट्रीय आय भी बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है, तो हम ये कहेंगे कि उस देश के लिए वो मानवीय संसाधन बन जाते हैं और मानवीय संसाधन उचित रहते हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ देश की आय भी बढ़ रही। और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ अगर देश की आय नहीं बढ़ रही है, राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ रही है, तो हम कहेंगे कि वो देश जो है वो पिछड़ी श्रेणी में जा रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी देश के राष्ट्रीय आय निकालने के पीछे कई उद्देश्य हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय होती क्या है और राष्ट्रीय आय का जो महत्व है वो क्या है, क्यों निकाली जाती है। तो राष्ट्रीय आय के आधार पर किसी भी अर्थव्यवस्था की सही स्थिति का अनुमान होता है कि वो अर्थव्यवस्था किस श्रेणी में आती है, पिछड़ी है, विकसित है या फिर विकासशील है। ठीक है, तो उस देश की आर्थिक स्थिति का अनुमान लग जाता है, उस अर्थव्यवस्था का पता लग जाता है कि भाई देश भले जनसंख्या की दृष्टि से छोटा हो, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा हो, लेकिन अगर उसकी राष्ट्रीय आय अधिक होगी तो हम कहेंगे कि भाई जो है वो तरक्की पर है। ठीक है, तो सामान्यतः ये माना जाता है कि कम आय वाले देश निर्धन होते हैं और अधिक आय वाले देश संपन्न होते हैं, धनवान होते हैं। ठीक है, तो आय के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोई देश निर्धन है या धनवान, निर्धन है या पिछड़ा है, गरीब है। ठीक है, तो इसका अनुमान कैसे लगेगा? राष्ट्रीय आय से, जनसंख्या से पता नहीं लगेगा, संसाधनों से पता नहीं लगेगा। लेकिन अगर उस देश की राष्ट्रीय आय कम है तो हम ये कहेंगे कि वो निर्धन है। और अगर राष्ट्रीय आय अधिक है, चाहे वो देश छोटा भी हो क्यों ना हो, जनसंख्या की दृष्टि से बहुत छोटा क्यों ना हो, क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी राष्ट्रीय आय अधिक है तो हम कहेंगे कि वो देश संपन्न है। ठीक है, जापान जैसा देश, जर्मनी जैसा देश, ये क्षेत्रफल में बहुत छोटे देश है, लेकिन वहाँ की राष्ट्रीय आय अधिक है, तो स्वाभाविक है कि ये मानते हैं कि वो देश विकसित है। तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आधार ये एक धारणा है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होगी वो देश निर्धन होगा, और जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी वो देश संपन्न होगा। ठीक है, तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि बोलचाल की भाषा में देश की आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी सामान्य शब्दों में तो ये कहते हैं कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? देश की आय। देश की आय मतलब देश के लोगों की आय। ठीक है, तो सामान्य भाषा में तो ये माना जाता है कि किसी देश की आय जो है इतनी है। देश की आय मतलब देश के जितने भी लोग हैं, जनसंख्या है, वो कितना कमाती है। ठीक है, पर किसी भी देश की राष्ट्रीय आय होती क्या है, उसकी विभिन्न अवधारणाएं जब हम पढ़ेंगे तो राष्ट्रीय आय कैसे निकाली जाती है, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय आय का महत्व क्या है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय क्यों निकाली जाती है, हर देश राष्ट्रीय आय की गणना क्यों करता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय की गणना का महत्व, गणना का महत्व क्यों की जाती है राष्ट्रीय आय की गणना, हर देश क्यों राष्ट्रीय आय को जो है जोड़ता है। नंबर 1,
इसकी सहायता से जो हम कह सकते हैं, पहला जो इसका मुख्य महत्व है कि आर्थिक उपलब्धियों की जानकारी, आर्थिक उपलब्धियों की जानकारी, आर्थिक उपलब्धियों की जानकारी। देखिए, राष्ट्रीय आय का पहला महत्व क्या है, इससे ये पता लग जाता है कि देश की आर्थिक उपलब्धियां कितनी हैं। आर्थिक उपलब्धियों का मतलब देश तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, देश के पास संसाधन खूब है लेकिन उसका प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन जनसंख्या बढ़ना उचित है कि नहीं है। जनसंख्या से देश को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो ये सब चीज़ें राष्ट्रीय आय के आधार पर ही पता लगती है। ठीक है, कुछ देश जनसंख्या में बहुत थोड़े होते हैं लेकिन उनकी राष्ट्रीय आय अधिक होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है राष्ट्रीय आय देश की जनसंख्या के लिए फायदेमंद है। ठीक है, या जनसंख्या राष्ट्रीय आय के लिए फायदेमंद। तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय की सहायता से एक देश की आर्थिक उपलब्धियों की जानकारी होती है। ठीक है, तो इससे क्या कह सकते हैं, देश की आर्थिक उपलब्धियों की जानकारी राष्ट्रीय आय से ही होती है कि देश तरक्की पर जा रहा है या देश पिछड़ा हुआ है। ठीक है, नंबर 2, नीतियां व कार्यक्रम बनाने के लिए उपयोगी। नीतियां व कार्यक्रम बनाने में उपयोगी। देखिए, राष्ट्रीय आय जिस देश की अधिक होगी, स्वाभाविक है वो देश अधिक विकास के कार्यक्रम चलाएगा, सड़कें बनाएगा, यातायात सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा, रेलवे स्टेशनों का निर्माण करेगा। ठीक है, तो जिस देश में हर देश, जैसे हम अपने घर की आय देख करके ही है जो अपना अगला कदम उठाते हैं कि भाई मकान बनाना है, कार लेनी है, मोटरसाइकिल लेनी है, एसी कूलर लेना है, तो पहले आय देखते हैं, उसी के आधार पर अपनी योजना बनाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार एक देश भी अपनी राष्ट्रीय आय के आधार पर ही भविष्य में योजनाएं तैयार करता है, भविष्य में नीतियां बनाता है, कार्यक्रम बनाता है कि देश का विकास कैसा है, कैसे करना है। बुलेट ट्रेन चलानी है, नया आविष्कार करना है, कि कोई नए हथियार खरीदने हैं, तो उसकी नीतियां राष्ट्रीय आय के आधार पर ही तय होती हैं। जिस देश की राष्ट्रीय आय, आज हम कह रहे हैं दुनिया, अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश क्यों है, जनसंख्या के मामले में नहीं, बल्कि उस देश की राष्ट्रीय आय अधिक है, इसलिए वो हथियार रख सकता है और आम लोगों की ज़रूरत को पूरा कर सकता है। तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी, स्वाभाविक रूप से वो नई नई नीतियों का निर्माण करेगा, नई पॉलिसी बनाएगा, देश के विकास को, तरक्की पर आगे की ओर ले जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय इसलिए भी निकाली जाती है ताकि देश के लिए नई नीतियों का निर्माण किया जा सके। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय के आधार पर देश की सरकार क्या करती है, अपनी नीतियां व कार्यक्रम तय करती है। कौन करती है तय? सरकार। सरकार देश की योजनाएं बनाती है, देश में क्या क्या विकास करना है, तो सरकार देश की नीतियां और कार्यक्रम बनाने में राष्ट्रीय आय का जो है उपयोग करती है। ठीक है, सरकार की योजनाओं की प्रभावशीलता, सरकार की नीतियां व योजनाओं की प्रभावशीलता, की जानकारी। राष्ट्रीय आय का तीसरा महत्व क्या है कि राष्ट्रीय आय की गणना से क्या होता है, सरकार ने जो प्लानिंग करी है, सरकार जो योजनाएं बना रही है, वो प्रभावशाली रूप से लागू हो रही है या नहीं हो रही है, इसका पता राष्ट्रीय आय के आधार पर ही चलता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि सरकार के पास 100 करोड़ रुपए, अब सरकार उस 100 करोड़ को क्या करे, लोगों को पेंशन बांटे या फिर उस 100 करोड़ से नए उद्योग लगाए, नई फैक्ट्रियां लगाए। ठीक है, तो अगर वो सामाजिक कल्याण पे खर्च कर रही है, पेंशन, गरीबों को आय, गरीबों पर खर्च कर रही है, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। और वही 100 करोड़ अगर वो नए उद्योग में नई फैक्ट्रियां डाले, नए हवाई अड्डे खोले, नए रेलवे स्टेशन खोले, ठीक है, तो उससे स्वाभाविक रूप से आय बढ़े। तो वो पैसा खर्च कहाँ हो रहा है, सरकार की जो नीतियां सरकार ने जो बना रखी है
वो पैसा वो गरीबों के कल्याण पर खर्च कर रही है या वो पैसा उद्योगों के विकास पर खर्च कर रही है। अगर वो गरीबों के कल्याण पर खर्च कर रही है तो स्वाभाविक है कि उससे इनकम नहीं बढ़ेगी। और अगर वो नए उद्योग, नई फैक्ट्रियाँ, नए यातायात के साधन, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, इनका निर्माण कर रही है तो स्वाभाविक रूप से देश को सुविधा तो मिलेगी, साथ में क्या होगा, देश की आर्थिक भी आय भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इससे हमें पता लग जाता है, जैसे सरकार ने माना कि 100 करोड़ से एक नया फैक्ट्री खोली, नया प्लांट लगाया। अब इस 100 करोड़ प्लांट से हर साल सरकार 50 करोड़ रुपए या 20 करोड़ रुपए हर साल कमाती है। तो सरकार की इनकम बढ़ी ना। 100 करोड़ खर्च करने से एक नई फैक्ट्री से नया उद्योग लगाया सरकार ने, और उससे हर साल सरकार 20 करोड़ रुपए कमा रही है। और उस 100 करोड़ को अगर वो गरीबों के विकास पर खर्च करें तो हम ये कह सकते हैं कि इससे आगे की इनकम नहीं बढ़ेगी, इससे नई आय नहीं प्राप्त होगी। तो सरकार की नीतियां और कार्यक्रम जो है वो कितने प्रभावशाली हैं, इसका पता उसकी राष्ट्रीय आय से ही चलता है। ठीक है। नंबर 4, देश का मौद्रिक प्रवाह। देखिए, राष्ट्रीय आय का चौथा महत्व क्या है, इससे देश में मुद्रा का प्रवाह किस प्रकार हो रहा है उसका पता लग जाएगा। मौद्रिक प्रवाह का मतलब क्या होगा कि देश की इनकम बढ़ेगी तो स्वाभाविक है लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय, अगर किसी देश की इनकम अगर 100 करोड़ है तो स्वाभाविक है वो 100 करोड़ जनता में बटेंगे, लोगों को आय के रूप में प्राप्त होंगे, और फिर नए उत्पादन होगा। तो इस तरह देश की इनकम अधिक होगी। 100 करोड़ का टर्नओवर पूरे देश में चलता रहेगा, 100 करोड़ घूमेंगे। और जिस देश की इनकम 20 करोड़ है तो वो 20 करोड़ देश के अंदर घूमेंगे। भाई, देश की राष्ट्रीय आय जितनी होगी उतना ही पैसा देश के अंदर चलेगा या और नया पैसा आ जाएगा? नहीं आएगा। ठीक है, तो वो पैसा पूरे देश के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर मौद्रिक प्रवाह होता रहेगा, मुद्रा का लेन देन होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम आगे जब हम आय के जो वर्तुल प्रवाह पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि जो फैक्ट्रियों की आय है, उद्योगों की जो आय है, उद्योगों की आय है, वो उद्योग किस ये अपनी आय को जो है किस में देंगे, श्रमिकों को मजदूरी के रूप में चुकाएंगे। हाँ, ठीक है, ब्याज को, पूंजी को ब्याज के रूप में चुकाएंगे। ठीक है, और भूमि को लगान या किराए के रूप में देंगे। ठीक है, प्रबंधक को वेतन के रूप में देंगे। किसकी आय? उद्योग की आय हो रही है। तो ये पैसा कितने लोगों के पास पहुंच रहा है? अब ये आय अगर 100 करोड़ रुपए है तो 100 करोड़ रुपए देश के अंदर बटेंगे। देश का मौद्रिक प्रवाह कितना होगा? 100 करोड़ होगा। 100 करोड़ देश के अंदर घूमेंगे, टर्नओवर होता रहेगा। और अगर देश की आय 500 करोड़ है तो ये 500 करोड़ रुपए देश के अंदर टर्नओवर। जितनी ज्यादा आय राष्ट्रीय आय की होगी उतना ही देश के अंदर मौद्रिक प्रवाह क्या होगा? अधिक होगा। मौद्रिक प्रवाह मतलब मुद्रा का लेन देन। फिर ये लोग क्या करेंगे? वस्तु खरीदेंगे, वापस आय किसके पास हो जाएगी? उद्योगों की आय। उद्योग नई वस्तुएं बनाएंगे, फिर नई वस्तुएं बनाएंगे, फिर ये वस्तुएं बेचेंगे, फिर ये, तो इस तरह इनकम जो है वो देश के अंदर अधिक मौद्रिक प्रवाह के रूप में घूमेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय एक देश की अर्थव्यवस्था के मौद्रिक प्रवाह को दर्शाती है कि देश के अंदर कितना पैसा है। ठीक है, जो देश विकसित होगा उसकी मौद्रिक आय अधिक होगी, मौद्रिक प्रवाह अधिक होगा। जो देश कमजोर या गरीब होगा उसका मौद्रिक प्रवाह कम होगा। ठीक है, तो इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना का जो है 4 महत्व हैं। इससे देश की आर्थिक उपलब्धियों का पता चलता है, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का पता चलता है, सरकार की योजनाएं कितनी प्रभावशाली है इसका पता चलता है, और देश में मौद्रिक प्रवाह राष्ट्रीय आय के आधार पर होता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय आय की गणना का 4 महत्व हैं। अब हम पढ़ेंगे 2 चीजें हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार आती है। एक है स्टॉक व प्रवाह। स्टॉक एंड फ्लो।
ठीक है। देखिए स्टोक, ये दो अवधारणाएं हैं, स्टोक व प्रवाह की दो अवधारणाएं हैं जिसको आप ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आय की गणना में ये बहुत काम की अवधारणा है, ठीक है। तो आर्थिक चरों का अगर हमें अध्ययन करना है, तो अगर आर्थिक चरों का अध्ययन हमें समय के आधार पर करना है, आर्थिक चरों का अध्ययन अगर समय तत्व के आधार पर करना है, आर्थिक चरों का अध्ययन समय तत्व के आधार पर करना है, तो इसके दो अवधारणाएं होती हैं। दो अवधारणाएं कौन सी? एक कहलाती है स्टोक और एक कहलाती है प्रवाह, ठीक है। अब ये स्टोक और प्रवाह होता है क्या? सबसे पहले बात करते हैं स्टोक। देखिए स्टोक क्या है? जब किसी आर्थिक चर की गणना, जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन एक निश्चित समय बिंदु के आधार पर, एक निश्चित समय बिंदु के आधार पर, निश्चित समय बिंदु यानी पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय बिंदु यानी पॉइंट ऑफ टाइम पर किया जाता है समय बिंदु के आधार यानी पॉइंट ऑफ टाइम पर किया जाता है, तो उसे स्टॉक कहा जाता है। ये तो स्टॉक की परिभाषा, ठीक है। तो स्टॉक प्रवाह जो है, स्टॉक में क्या होगा, किसी भी आर्थिक चर का अध्ययन क्या करते हैं हम, एक निश्चित समय पर करते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे करते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं स्टॉक, स्टॉक अवधान। अब एक प्रवाह अवधान और साथ में पढ़ते हैं। इन दोनों का अंतर जब आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा तब आपको दोनों का अंतर समझ में आ जाएगा। प्रभाव क्या होता है? जब किसी चर का अध्ययन, जब किसी चर का अध्ययन एक समयावधि में, एक समयावधि यानी पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, एक समयावधि यानी पीरियड ऑफ टाइम में किया जाता है, तो उसे प्रवाह चर कहते हैं। प्रवाह, फ्लो कहा जाता है। अब देखिए दो शब्द हैं, एक है निश्चित समय बिंदु और एक क्या है, निश्चित समय अवधि, ठीक है। दो शब्द हैं, एक निश्चित समय बिंदु पर, पॉइंट ऑफ टाइम पे, और एक कहा जाता है निश्चित समय अवधि में, ठीक है, किया जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रवाह चर। प्रवाह चर का मतलब क्या हो गया? अब देखिए इसको एक विद्वान हुआ है सेपिरो, उसने परिभाषा दी है इसकी, एक स्टोक समय के निर्दिष्ट बिंदु में, एक स्टोक समय, एक स्टोक समय के निर्दिष्ट बिंदु
में एक माप मात्रा है, एक माप मात्रा है। समय के निर्दिष्ट बिंदु में एक माप मात्रा है। वह प्रवाह वह मात्रा है जो समय के एक निर्दिष्ट काल में, जो समय के एक निर्दिष्ट काल में मापी जाती है, निश्चित काल में मापी जाती है। देखिए शेपिरो ने परिभाषा दी है, यहाँ हम इस पॉइंट इनको इस स्टोक और प्रवाह की अवधारणा को समझते हैं। तो स्टोक की अवधारणा है किसी एक निश्चित समय बिंदु पर इसकी माप की जाती है, ठीक है। और जब किसी चर का अध्ययन, किसी आर्थिक चर का अध्ययन एक निश्चित समयावधि में किया जाता है तो उसे हम कहेंगे प्रवाह। यहाँ भी शेपिरो ने भी परिभाषा दी है कि स्टोक समय के निर्दिष्ट बिंदु, ये क्या करता है, किसी एक निश्चित बिंदु को, निर्दिष्ट बिंदु को मापता है। और प्रवाह क्या होता है, समय के एक निश्चित काल को मापता है, निर्दिष्ट काल, ठीक है। अब देखिए इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा इसके, आपको स्टोक और प्रवाह की अवधारणा समझ में आ जाएगी। जैसे एक टब है, ठीक है भाई। इस टब में, ये टब जो है माना कि 4 घंटे में भरता है, या एक नल लगा हुआ है, इस नल में पानी आता है, ठीक है भाई। इस टब को भरने में कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे, ठीक है। अब 4 घंटे में ये टब पूरा भर जाता है। अगर ये पूछा जाए कि 1.5 घंटे में कितना पानी आया, 1.5 घंटे में उस टब में कितना पानी भरा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कौन सी अवधारणा है, ये स्टोक अवधारणा है। क्योंकि 4 घंटे एक निश्चित समयावधि है, ये क्या है, एक निश्चित समयावधि है भाई। एक निश्चित समय 4 घंटे में वो पूरा भरता है, तो 4 घंटे तो क्या है, एक निश्चित समयावधि का हमें पता है कि भाई टब को, नल को चालू छोड़ दो, 4 घंटे में वो पूरा भर जाएगा। यानी 12 बजे अगर टब को भरना शुरू किया तो 4 बजे तक वो टब भर जाएगा। तो निश्चित समयावधि में गणना की जा रही, ठीक है। और जब किसी निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी निश्चित समय बिंदु पर गणना कर रहे हैं कि भाई बताइए कि अगर 1:30 पर उस टब में कितना पानी आएगा, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया नहीं कि 1:30 बजे उस टब, वो टब कितना भरागा, तो हम 1.5 घंटे में कह सकते हैं कि 1.5 घंटे में टब जो है वो आधा भरेगा या इतना भरेगा, हो गया एकदम उधर। जब गणना, जैसे हम बताएं यहाँ पर, अब ये तो हो गया एक टब वाला उदाहरण है, यहाँ कोई आर्थिक चर नहीं है, ये तो केवल समझने के लिए है कि भी एक टब में अगर 4 घंटे में टब पूरा भरता है तो हमें ये पता है हम निश्चित समयावधि में उसकी गणना कर रहे हैं, ठीक है, निश्चित समयावधि। लेकिन अब अगर पॉइंट ऑफ टाइम पे गणना कर रहे हैं, यानी अगर वो टब 1:50 पर वो टब कितना भरेगा, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है भाई। 1 घंटे के बाद गणना करें तो वो कितना पानी आया, 2 घंटे में गणना है तो कितना आया, 3 घंटे में, यानी पॉइंट ऑफ टाइम पे गणना करें तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्टोक। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे गणना कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, स्टोक। तो एक तो एग्जाम्पल ये हो गया। एक एग्जाम्पल अगर अब मैं आपको आर्थिक चर के रूप में दे रहा हूं कि जैसे एक शर्ट बनाने वाली कंपनी है, शर्ट बनाने की जो फैक्ट्री है, वो 1 साल में, 1 वर्ष में 1000 शर्ट का निर्माण करती है। कितने शर्ट बनाती है, ठीक है, यानी 1 जनवरी से लेकर के और 31 दिसंबर तक वो कितने शर्ट बना देती है, 1000 शर्ट बनाती है। तो ये निश्चित समयावधि हुई है, निश्चित टाइम हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, निश्चित समयावधि। यानी ये क्या, कौन सी अवधारणा है, ये प्रवाह अवधारणा है।
और अगर वो ये कहा जाए कि भाई 31 मई तक कितने शर्ट बन गए, 31 मई कहते हैं मतलब 5 महीने हो गए ना, जनवरी से 1 जनवरी से शुरू हुआ 5 महीने, तो 5 महीने का अध्ययन कर रहे हैं अपन, पॉइंट ऑफ टाइम का अध्ययन कर रहे हैं। तो 31 मई को अध्ययन कर रहे हैं यानी पॉइंट ऑफ टाइम है ये। तो ये क्या हुआ है, स्टॉक अवधारणा कि भाई स्टॉक कितना है, 31 मई को स्टॉक कितना है, तो 31 मई को साहब जो है 300 शर्ट बने हैं, जबकि हमें पता है निश्चित समयावधि में अध्ययन कर रहे हैं यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 वर्ष का पूरा अध्ययन कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो क्या है, निश्चित समयावधि, यानी वो फ्लो अवधारणा। भाई जनवरी में भी शर्ट बनेंगे, फरवरी में भी बनेंगे, मार्च में भी बनेंगे, अप्रैल में भी बनेंगे, बनेंगे नहीं, तो फ्लो है, बह रहा है आगे, फ्लो मतलब बहना। तो उत्पादन आगे से आगे हो रहा है। लास्ट गणना 31 दिसंबर को कर रहे हैं, 1 जनवरी को हमने गणना की, लास्ट 31 दिसंबर को गणना कर, तो ये फ्लो है, क्योंकि हर दिन शर्ट बनेंगे, हर महीने शर्ट बनेंगे, तो वो क्या है, एक फ्लो। तो वो कौन सी अवधारणा है, फ्लो, ठीक है। और अगर हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे गणना करें कि भाई बताइए 31 मई तक कितने शर्ट बन गए, तो 31 मई तक उसने कहा कि भाई हमारे पास इतना स्टॉक है, 31 मई को हमने कितने शर्ट बनाए, 300 शर्ट बनाए। तो स्टॉक ये क्या है, ये एक स्टॉक है। भाई 31 मई को कितने स्टॉक है, इतना स्टॉक। जबकि 1 वर्ष का निकालेंगे तो वो स्टॉक नहीं, 1 वर्ष पूरी निश्चित समयावधि है, समयावधि है कि नहीं है। तो समयावधि ये क्या है, एक फ्लो अवधारणा, ये एक फ्लो। तो बात समझ में आ गई। तब 4 घंटे में पूरा बढ़ता है, इसका मतलब 4 घंटे पूरे, यानी अगर 12 बजे बढ़ना शुरू किया तो 4 बजे तक पूरा बढ़ जाएगा। तो ये निश्चित समयावधि है। तो जब किसी चर की गणना, आर्थिक चर की गणना हम निश्चित समयावधि में करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, प्रवाह अवधारणा। तो समयावधि में वो आगे से आगे बढ़ता रहेगा, 1 घंटे में बढ़ेगा, 1.5 घंटे में और बढ़ेगा, 2 घंटे में और बढ़ेगा, 3 घंटे, क्योंकि वो पूरा 4 घंटे में बढ़ेगा ना। तो उसमें समय अवधि में अगर पॉइंट ऑफ टाइम पे अध्ययन करें कि बताइए 1.5 घंटे में कितना भरा, तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए ये क्या है, स्टॉक। तो भाई इतना टब आधा भर गया, बस ये आधा स्टॉक है। और जब किसी पूरे टाइम का अध्ययन करें, पूरे समय, पूरे वर्ष का अध्ययन कर रहे हैं या पूरे 4 घंटे का में टब भरता है तो उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो वो क्या है, फ्लो अवधारणा, ठीक है। तो ये 2 चर होते हैं, तो इसको स्टॉक और प्रवाह अवधारणा कहते हैं, ठीक है। तो स्टॉक और प्रवाह अवधारणा क्यों उपयोगी है, राष्ट्रीय आय की गणना में इसका महत्व क्या है, इस चीज़ को आपके लिए जानना जरूरी है। तो हम नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे कि स्टॉक और प्रवाह की अवधारणा का उपयोग क्या है, इसको क्यों पूछा जाता है या क्या इसका महत्व है। तो आज हमने क्या चर्चा की थी, आज हमने 2 बातों, ये आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, आपने शुरू के 7 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। और अब हम सेकंड बुक जो समष्टि अर्थशास्त्र है, ये सॉरी व्यष्टि हम पढ़ रहे थे, ये समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र जो सेकंड चैप्टर आपका 14वां चैप्टर है, वहाँ से शुरू होता है। उसमें हमने राष्ट्रीय आय की अवधारणा पढ़ी थी, राष्ट्रीय आय होती क्या है उसको हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था राष्ट्रीय आय क्यों निकाली जाती है, इसमें क्या महत्व है, तो हमने इसके बारे में अध्ययन कर लिया था कि राष्ट्रीय आय की गणना इसलिए की जाती है, सामान्यतः माना जाता है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी वो देश अधिक संपन्न होगा, और जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होगी वो गरीब होगा। इसी अवधारणा के आधार पर देश में विकासशील विकसित का विवरण निकाला जाता है। फिर हमने राष्ट्रीय आय के महत्व पढ़ा था, गणना क्यों की जाती है, उसका क्या महत्व है। तो हमने 4 बिंदु पढ़े थे कि अगर इसकी सहायता से देश की आर्थिक उपलब्धियों का पता लगता है, कोई देश तरक्की कर रहा है या स्थिर है, ठीक है। दूसरा महत्व हमने पढ़ा था कि इससे देश की सरकार की नीतियाँ और कार्यक्रम बनाने में मदद मिलती है। सरकार जब भी कोई नीतियाँ बनाती है तो पहले देश की राष्ट्रीय आय की गणना करती है, वे देश की आय कितनी है, ताकि उसी के आधार पर वो कदम बढ़ाए। तीसरा महत्व पढ़ा था हमने, इससे सरकार की योजनाएं और कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का पता लगता है कि सरकार की योजनाएं सफल हो रही है या नहीं। चौथा हमने पढ़ा था राष्ट्रीय आय एक देश की अर्थव्यवस्था के मौद्रिक प्रवाह को दर्शाती है। फिर हमने अगला स्टॉक और प्रवाह 2 अवधारणाएं पढ़ी थी। स्टॉक का सिंपल से अगर एक लाइन में परिभाषा पूछे कि जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन, चर कौसा, आर्थिक चर, अर्थव्यवस्था में आर्थिक चर घटनाएं घटित होती है ना, तो आर्थिक चर का अध्ययन एक निश्चित समय बिंदु पर किया जाता है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम पे किया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, इससे स्टॉक है।
और जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन एक निश्चित समयावधि में, तो यहाँ पर तो हो गया समय बिंदु, स्टॉक में तो क्या महत्व होगा, समय बिंदु, पॉइंट ऑफ टाइम, जबकि प्रवाह में क्या होगा महत्व, एक निश्चित समयावधि, यानी पीरियड ऑफ टाइम में जब गणना की जाती है तो उसे उदाहरण क्या कहते हैं, फ्लो होता है। तो हमने 2 एग्जाम्पल लिए थे, मैंने टब वाला उदाहरण दिया था कि एक टब 4 घंटे में भरता है, इसका मतलब 4 घंटे पूरे निश्चित समयावधि है। तो जबकि गणना पूरे 4 घंटे के अंदर की गणना करते हैं अपन, एक निश्चित समयावधि में गणना कर रहे हैं 12 बजे से लेकर 4 बजे तक, 4 घंटे का, तो वो क्या होगा, प्रवाह होगा। जब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे गणना कर रहे हैं भाई 1.5 घंटे या 1.5 बजे वो कितने भरा, तो वो प्रवाह स्टॉक अवधान है। ठीक है, उसी प्रकार हमने अध्ययन किया था कि जब हम एक वर्ष में अगर एक कंपनी 100 शर्ट बनाती है तो वो प्रवाह अवधारणा है, जबकि अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे गणना कर रही है तो वो क्या होगा, वो स्टॉक अवधारणा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।